बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 11 की तरफ मूव करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनके बारे में पढ़ेंगे। ये कोई डिफरेंस नहीं रखती एज़ कम्पेयर टू जो हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा हुआ है, वैसे ही वहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में क्या होगा जी, अगर एक फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट भी कंटिन्यूस होना चाहिए, या कोई ऐसा फंक्शन जिसके ग्राफ के अंदर कोई जंप ना आए, कोई ब्रेक ना आए, वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। यानी किसी एक ग्राफ है उसके अंदर थोड़ा सा गैप आ गया तो वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, मैं कहता हूँ कि पास ये ग्राफ है, ये एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन का ग्राफ होगा क्योंकि इसमें कोई जंप या कोई ब्रेक नहीं आ रही। अगर ऐसा फंक्शन हो जाए, इसकी जगह पे ऐसा फंक्शन ले लिया जाए, ये देखिए ये बीच में गैप आ रहा है, इस फंक्शन के अंदर ये गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है, तो ये फंक्शन जो होगा ये कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। या इसके जंप आ जाए, मतलब इधर था ऊपर चला गया, जैसे आपके पास स्टेप फंक्शन की सबसे बेहतरीन एग्जांपल होती है जिसमें जंप आ रहे होते हैं, स्टेप चल रहे होते हैं, तो वो आपके पास फंक्शन जो होता है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्टीन्यूस फंक्शन चेक करने के लिए। अक्सर बात इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई ग्राफ बनाया होता है कि बताएं ये कॉन्टीन्यूस है कि नहीं। तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस वो होता है जो पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर कॉन्टीन्यूस हो। अगर एक भी पॉइंट पर डिसकॉन्टीन्यूस है तो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस होता है। तो बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के अंदर कि भाई जो स्टेप अपना यूनिट फंक्शन है, जो स्टेप फंक्शन है, क्या वो कॉन्टीन्यूस है? नहीं, वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता क्योंकि उसके अंदर गैप आ रहा था, जंप आ रहे थे ग्राफ के अंदर। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होती है जी? अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट जी नॉट इफ लिमिट जी अप्रोचेस जी नॉट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी नॉट। वही डेफिनेशन है, तीन शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है जी कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरी बात क्या है जी, फंक्शन की जी नॉट के ऊपर वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि वो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की पॉइंट और वैल्यू दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, ये तीनों शर्तें एक ही पॉइंट के ऊपर लिखी गई हैं, एक ही पॉइंट के अंदर समाई गई हैं, प्रोई गई हैं, तो अगर तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, बेशक वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड में है, बेशक वो रियल वैल्यूड में है। अब चूंकि हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड के ऊपर बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल करते हैं, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी बार इज कॉन्टीन्यूस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स सी। लेट करिए जी जी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आइटा वाई नॉट, ये आपके पास जी नॉट पॉइंट दिया हुआ है वेयर एक्स नॉट वाई नॉट जो है वो बिलोंग करते होंगे आर से। अब एफ ऑफ जी क्या है जी, आपका जी का बार है, तो बार लेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, एक्स माइनस आइटा वाई होगा। अब हम जी नॉट के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले एफ ऑफ जी नॉट एक्स नॉट माइनस आइटा वाई नॉट जो भी होंगी वैल्यूज हैं डिफाइंड है, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, फंक्शन डिफाइंड है। अब लिमिटिंग वैल्यू ले लीजिए, रियल पार्ट की लिमिट ली एक्स नॉट, इमेजिनरी पार्ट की लिमिट ली वाई माइनस वाई नॉट, तो फंक्शन की लिमिट क्या होगी, एक्स नॉट माइनस आइटा, यानी यू नॉट प्लस आइटा वी नॉट होता है, तो यू नॉट आपके पास एक्स नॉट है और वी नॉट आपके पास वाई माइनस वाई नॉट, तो एक्स नॉट माइनस आइटा वाई नॉट, आपकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई है। अब देखें क्या लिमिटिंग वैल्यू और पॉइंट वैल्यू सेम आ रही है। मैंने देखा फंक्शन की जी नॉट पर वैल्यू एक्स नॉट माइनस आइटा बाई नॉट है और लिमिटिंग वैल्यू भी वही आ रही है, तो लिहाजा फंक्शन आपके पास क्या होगा जी, एफ ऑफ जी नॉट लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एफ फंक्शन वैल्यू, वो आपके पास एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा आपके पास, कॉन्टीन्यूस होगा। तो ये सिंपल कॉन्टिन्यूटी की एग्जाम्पल थी। कॉन्टिन्यूटी का हमारा इतना लिंक नहीं है, बस थोड़ा बहुत था वो हमने कर लिया। अब आगे हम मजीद चलते हैं। पोलिनोमियल्स क्या होती हैं, आपको पता है पोलिनोमियल्स, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स क्या होंगी जी, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ जी ए एन जी रेज़ टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन जी रेज़ टू पावर एन वन प्लस माइनस वन प्लस सोन ए टू जी स्क्वायर प्लस ए वन जी वन प्लस ए नॉट, वेयर ए एन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी ये फर्स्ट टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो एन है ये नॉन नेगेटिव नंबर होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो कोई भी ऐसी चीज़ होगी वो आपके पास पोलिनोमियल होगी। मसलन आपके पास अगर लिखा होता है जी पी ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस वन, तो ये क्या होगी, पोलिनोमियल होगी। अगर ऐसे आ गया पी ऑफ जी इज इक्वल टू वन ओवर जी स्क्वायर, ये अब पावर नेगेटिव चली गई है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगी। या अगर ऐसे आ जाए पी ऑफ जी इज इक्वल टू जी की पावर 3/2, अब ये क्या है जी, ये नॉन इंटीजर है 3/2 पावर, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगी। पोलिनोमियल के लिए क्या शर्त है, पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। जस्ट एक ये यहाँ पे ये एक पोलिनोमियल है आपके पास, ये भी पोलिनोमियल नहीं है और ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो ये पोलिनोमियल, और जो कोई भी पोलिनोमियल हो वो किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं, ये हम आर्बिट्रेरी पॉइंट जी नॉट पर चेक किया था ना हम इस क्वेश्चन को, एफ ऑफ जी को, वो भी हम किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर चेक करें, पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ये हमेशा कॉन्टीन्यूस होते हैं हर पॉइंट के ऊपर।
कॉम्प्लेक्स फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस ऑन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, एंटायर का मतलब मुकम्मल सारे। रैशनल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस ऑन देयर डोमेन्स, जो रैशनल फंक्शन होंगे बड़े वाले वो भी कॉन्टिन्यूस होंगे लेकिन उनकी डिफाइंड डोमेन के अंदर। अब जैसा कि ये एक रैशनल फंक्शन है 1/z², अब ये z = 0 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, ये डोमेन का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 के अलावा हर नंबर पर कॉन्टिन्यूस होगा। आगे इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियबिलिटी। डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होते हैं? सपोज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन f इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किसी एक पॉइंट की नेबरहुड में डिफाइंड है। ये हो सकता है उस पॉइंट पर वो डिफाइंड ना हो लेकिन उसके इर्द गिर्द जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वो डिफाइंड हो। मसलन आपके पास एक ये पॉइंट है z0, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो मुमकिन है इधर डिफाइंड ना हो लेकिन इसके इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट्स हैं सब के ऊपर वो क्या है, इस z0 के इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट हैं सब के ऊपर वो डिफाइंड है। तो इज इट ओके? जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट z0 के ऊपर भी डिफाइंड हो वो। तो द डेरिवेटिव ऑफ f एट z0 नोटेड बाय डेरिवेटिव f dash z0, वो क्या होता है जी, डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 f of z0 प्लस डेल्टा z माइनस f of z ओवर डेल्टा z प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वही डेफिनेशन है जो आपने कैलकुलस में पढ़ी है, जो आपने रियल एनालिसिस में पढ़ी है, वही सिंपल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, वहाँ पे आपके पास रियल नंबर्स थे। तो शो क्वेश्चन लिख देते हैं, शो दैट द फंक्शन f of z इज इक्वल टू x प्लस 4 i y इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट z। कहता है ये किसी पॉइंट z के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब हमने क्या चेक करना है, इसको हमने शो करना है कि ये किसी भी पॉइंट z के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है एट पॉइंट z इज इक्वल टू 0 के ऊपर। हम 0 के ऊपर इसको चेक करना चाह रहे हैं ये पॉइंट, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट के ऊपर चेक होगी ना। अब यहाँ पे अगर 0 नहीं है तो हमें क्या पता किस पॉइंट पर चेक करना है, फिर हम जनरल बताएंगे जनरल में भी ये डिफरेंशिएबल हो, लेकिन 0 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, उसको हम शो करने जा रहे हैं यहाँ पे। उसके लिए आपने डेरिवेटिव के लिए एक तो आपको f of z0 प्लस डेल्टा z चाहिए होता है, फिर f of z चाहिए होता है। यहाँ पे वैल्यू निकालने दी f of z प्लस डेल्टा z, इसको आपने हल किया, ये आपके पास आ गया। फिर डेल्टा z क्या वैल्यू, यहाँ पे डेल्टा z क्या होता है जी, z आपके पास x प्लस आइटा वाई, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा आइटा वाई हो जाएगा। लिमिट वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, तो बल्कि ये जनरल डेफिनेशन है, यहाँ पे अगर हम ना भी बताएं तो कोई इशू नहीं है। अब सिंपल इसको z के ऊपर भी कह सकते हैं। लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 x प्लस डेल्टा x प्लस 4 आइटा वाई माइनस प्लस 4 आइटा डेल्टा वाई माइनस x, ये वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पे कटिंग करने के बाद आपके पास ये बचता है जी, ये आपके पास जो है ये दो वैल्यूज आपस में कट जाएंगी, ये कट जाएगा आपस में, ये कट जाएगा, दो आपके पास जो बचेगा वो ये बचेगा जस्ट। अब हमने लिमिट चेक करनी है जिसकी z क्या है जी, आपके पास x प्लस आइटा वाई, उसके अंदर x भी है और y भी। लिमिट के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी सारी एग्जांपल किए हैं जी। चलो जी मैं चेक करता हूँ, इसकी पहले लिमिट लेता हूँ जी अलोंग x एक्सिस यानी रियल एक्सिस। उसके लिए y क्या करना पड़ेगा, आपको 0 पुट करना पड़ेगा यहाँ पे डेल्टा y 0 ऊपर भी नीचे भी, तो क्या बचेगा डेल्टा x ओवर डेल्टा x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ गया जी, इसका डेरिवेटिव अलोंग x एक्सिस आपका 1 आता है। अब अलोंग y एक्सिस लें, y एक्सिस में क्या होगा जी, आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है तो यहाँ पे x 0 होगा, f डैश z, अब यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दिया इधर आपने, 4 आइटा वाई ये आ गया, यहाँ पे कंसीडर होने के बाद आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। अलोंग x एक्सिस ले रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है जी, इसका 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, और अलोंग y एक्सिस ले रहे हैं तो आंसर आपके पास 4 आ रहा है। इसकी लेफ्ट दोनों पाथ के अलोंग जो लिमिट है वो डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो लिहाजा इसका मतलब ये फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, हमने यही प्रूव करना था इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अब थ्योरम है एक छोटा सा, if f is differentiable at a point z0 in a domain D, then f is continuous at z0। ये बहुत ही जाना पहचाना रियल में आपने बहुत बार पढ़ा होगा भाई, एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूस होगा। जाहिर सी बात है, एक घर है ना, उसकी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल बनेगी ऊपर। क्या मुमकिन है कि एक घर की डायरेक्ट तीसरी मंजिल बनी हो, पहली दो ना बनी? मसलन लिमिट हमारे पास पहली मंजिल होती है, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी बनती है, कंटिन्यूटी दूसरी मंजिल होती है, कंटिन्यूटी के बाद तीसरी मंजिल डिफरेंशिएबिलिटी होती है। अब अगर हमें दूर से नज़र आ रहा है घर की तीसरी मंजिल बनी हुई है, इसका मतलब क्या है कि वो घर जो है वो उसकी पहले 2 मंजिलें बनी है तो तीसरी है, यानी अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस लाजमी होगा, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती होगी, पहली मंजिल भी होगी और दूसरी मंजिल भी होगी, फिर तीसरी मंजिल खड़ी होती है। अब ये नहीं पॉसिबल होता कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ये बताना नहीं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता, एक घर की एक मंजिल का तो हमें पता है फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, सेकंड फ्लोर अभी बना है कि नहीं बना, हमें क्या पता उसके बारे में।
हम कोई प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। लेकिन अगर सेकंड बना हुआ तो इसका मतलब फर्स्ट लाजमी बना है तो सेकंड बना उसके ऊपर। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस लाजमी होगा। अगर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब गिवन दैट f इज डिफरेंशिएबल एट जी नॉट, उसने कहा जी f एक डिफरेंशिएबल है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी f डैश जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस जी नॉट f ऑफ जी माइनस f ऑफ, ये डिफरेंशियबिलिटी की दूसरी डेफिनेशन होती है। एक फर्स्ट डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है, ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। इसकी अगर डेरिवेशन आप चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं बाद में, अदरवाइज आप रियल में पढ़ चुके हैं पहले इस चीज़ को, या कंप्लेन कैलकुलस में ही पढ़ा होगा आपने। f डैश जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट f ऑफ जी माइनस f ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट एग्जिस्ट। चलें जी, कंसिडर कर लिया आपने लिमिट जी अप्रोचेस जी नॉट f ऑफ जी माइनस f ऑफ जी नॉट। मैंने क्या किया इधर जी माइनस जी नॉट से डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब ये चीज़ क्या बन गई, इसकी लिमिट अलहदा कर लें और इसकी लिमिट अलहदा कर लें। बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, ये तो डेरिवेटिव नहीं बन जाएगा। इसको आप कोई नंबर m कह लें, अगर m नहीं कहना तो आप इसको f डैश जी कह लें, चलें आपके लिए आसानी हो जाएगी। f डैश जी नॉट ये कह दिया। अब जी नॉट माइनस जी नॉट, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, जी नॉट इसी की जगह जी नॉट आ जाएगा, जी नॉट माइनस जी नॉट ये कितना हो जाएगा 0। तो f डैश जी जो भी है वो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। यानी आपके पास क्या आ गया, यहाँ अगर देखा जाए तो आपके पास इस चीज़ को शुरू किया था आपने, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट f ऑफ जी माइनस f ऑफ जी नॉट किसके बराबर आ गया, वो सारा 0 के बराबर आ गया। यहाँ से लिमिट खत्म होगी और यहाँ से आपके पास क्या आएगा जी, या लिमिट अगर नहीं खत्म करनी, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट f ऑफ जी इज इक्वल टू f ऑफ जी नॉट, क्योंकि जी नॉट के ऊपर लिमिट तो नहीं होगी, लिमिट सिर्फ फंक्शन के ऊपर होगी, जी के ऊपर अप्रोच करिए जी नॉट के ऊपर, जिस चीज़ की लिमिट अप्रोच करी होगी उसके ऊपर लिमिट लगी, दूसरा वैसे ही होगा f ऑफ जी नॉट। ये उठाकर उधर ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आएगा जी, ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। यानी अगर ये चीज़ होल्ड करें बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, लिहाजा आपके पास फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गया है। तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है जी, ओके। हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर एक दो एग्जाम्पल और करते हैं ताकि आपको बात मज़ीद क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है आपके पास, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू e रेज़ पावर 1 ओवर जी स्क्वायर एट z इज इक्वल टू 0। अब देखें, आपको पता है जब z अप्रोच करता है 0 को तो 1 ओवर जी कहाँ अप्रोच करेगा, वो इन्फिनिटी को करेगा डेफिनेटली। तो f ऑफ 0 कितना होगा यहाँ पे, e की पावर 1 ओवर 0, वो कितना होगा e की पावर इन्फिनिटी, एंड दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि e की पावर 1 ओवर जी स्क्वायर जो है वो कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी पे। जब आप इसकी लिमिट लेते हैं 0 के ऊपर तो आपका मतलब क्या होगा, द फंक्शन, आपके जो फंक्शन की वैल्यू जो है, जो फर्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी के लिए कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर डिफाइंड ही नहीं है, फंक्शन उस पॉइंट पर क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो लिहाजा ये फंक्शन आपके पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अच्छा, बाज़ बात एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि भाई वाइवा क्वेश्चन कि हमें कोई ऐसा फंक्शन बताएं जो 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो, बस 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो, बाकी हर प्लेन, पूरे प्लेन के ऊपर, हर पूरी डोमेन के ऊपर वो कंटिन्यूअस हो। तो क्या होगा, मतलब देखिए आप कहें जी f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर जी स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो आयोटा और माइनस आयोटा इन 2 पॉइंट्स के ऊपर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारे नंबर पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होगा। या कोई और ले लें, ये मुश्किल है तो ये ले लें, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z माइनस 1 और z प्लस 2। अब ये क्वेश्चन क्या है जी, 1 और -2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि उन पर ये डिफाइंड ही नहीं है, उन क्वेश्चन के ऊपर ये डिफाइंड ही नहीं है। मैंने कल भी बताया था, अगर आपको याद हो, लिमिट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट उसकी डोमेन का हो, फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर हम लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि वो पॉइंट उसकी डोमेन का पार्ट हो। अगर उस पर डिफाइंड नहीं होगा तो कभी भी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जो फंक्शन की डोमेन का पार्ट नहीं है उन पर फंक्शन कभी भी कॉन्टीन्यूअस नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन ऐसा है जो 2 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट कह दे तो यहाँ पे आप z प्लस 4 लिख दें, साथ एक नंबर और लगा दें कि ये फंक्शन 3 पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, इनके अलावा बाकी सब पॉइंट्स के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है। यानी 1, -2 एंड -4 इनके ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टीन्यूअस होगा। ऐसे ही अगर डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी के एक और एग्जाम्पल डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी कहता है, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। w पहला है जी z बार एट z इज इक्वल टू z नॉट, दूसरा है जी z मॉड का स्क्वायर एट z इज इक्वल टू z नॉट। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, इधर देखिए ज़रा, इन 2 क्वेश्चन हम एक करेंगे कि आप लोग खुद करेंगे। जो पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी पहले चेक करेंगे, f ऑफ z इज इक्वल टू z बार, f ऑफ z नॉट पर डिफाइन करें तो f ऑफ z नॉट का बार आ जाएगा, वो कोई नंबर आएगा।
लिमिट ले जी पर जो जी नॉट का बार, ये जी नॉट आ जाएगा, जी नॉट का बार आ जाएगा। इसका मतलब फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वही आ रही है जो इसकी फंक्शन की डिफाइंड वैल्यू है। एफ ऑफ जी नॉट पे इसकी वैल्यू होती है जी नॉट बार और वही लिमिटिंग आ रही है। इसका मतलब क्या होगा जी कि तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, डिफाइंड भी है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और लिमिटिंग वैल्यू बराबर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो लिहाजा द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूटी तो हो गई। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करिए, देखें एफ डैश डी जी नॉट क्या आएगा जी, लिमिट जी जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव की लिमिट पुट फंक्शन एफ ऑफ जी क्या है जी, जी बार है, यहाँ पे जी बार पुट कर दिया। अब हमने पुट करना है क्योंकि हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, अगर लिमिट पुट करें तो ये कितना आएगा, 0 ओवर 0 फॉर्म या कुछ बनेगी, हमें नहीं पता क्या आंसर देगा वो। अब पुट करें आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जी माइनस जी नॉट का इज इक्वल टू एच पुट कर लें। ये दोनों बार है, बाय डेफिनेशन ऑफ बार दोनों का बार इकट्ठा हो जाएगा, एक बन जाएगा, दो लेते थे बार थे वो एक बन गया। तो ऊपर क्या आ जाएगा एच बार, नीचे आएगा एच। अब देखें यहाँ पे अगर तो h एक रियल नंबर है तो बार आपको पता है रियल नंबर के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। अगर तो h एक रियल नंबर है तो जवाब कितना आएगा जी, फिर h ओवर h कैंसिल हो जाएंगे आपस में h, क्योंकि अगर आपको पता है रियल नंबर का जो बार होता है वो क्या होता है, a होता है, और जो इमेजिनरी नंबर होता है जो आपके पास आयोटा वाई, इसका बार जो होगा वो क्या होगा, माइनस आयोटा वाई होता है इमेजिनरी नंबर का। तो चूंकि अगर h एक रियल नंबर है तो जवाब कितना आएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। अगर h एक इमेजिनरी नंबर है तो फिर इसका जवाब कितना आएगा जी, फिर वो -1 आएगा। इफ़ h इज इमेजिनरी नंबर देन फंक्शन हैज़ 2 लिमिट्स, देन h इज, आप ये कह लें देन इट्स लिमिट, यहाँ पे एक लाइन बढ़ा लें, इफ़ h इज इमेजिनरी नंबर यहाँ पे देन इट्स लिमिट इज -1। अगर एक बार 1 आ रही है और एक बार -1 आ रही है लिमिट, देन फंक्शन हैज़ 2 लिमिट्स, देयरफॉर एफ ऑफ जी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू जी नॉट। एक चीज़ याद रखनी है आपने, हर वो फंक्शन जिसके ऊपर बार आ जाए यानी मॉड उसका कॉन्जुगेट आ जाए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर, वो फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर पूछते हैं जी बताएं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, बार वाला, जैसे ये बार वाला फंक्शन आ गया या मॉड है, जैसे ये मॉड है, इसके अंदर इसका हिंट देख लें, ये मॉड ना बेसिकली आपको पता है कि जी का मॉड होता है किसके बराबर होता है, जी इंटू जी बार के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी इसके अंदर भी बार इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर ऐसे फंक्शन बनेगा, h ओवर h बार बनेगा जो बनता होगा। वहाँ पर भी हमें नहीं पता कि h एक रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। अब मुझे नहीं पता जी वन जी नॉट क्या चीज़ है, तो मैं एक लाजवाब हूँ यहाँ पे बताने के लिए। अब हम सूरत बता सकते हैं कि अगर ये अगर हम जवाब तो उस चीज़ का देते हैं जो हमें एग्जैक्ट पता हो, अब हमें पता ही नहीं है, हम उसके बारे में क्या कहेंगे, जो भी है मुमकिन है वो रियल हो, मुमकिन है वो इमेजिनरी हो, तो उसका आंसर भी वैसे ही डिफरेंट होगा। ठीक है जी, तो इसके लिए भी आपको ये मैंने हिंट बता दिया, जिसमें भी बार इन्वॉल्व हो जाए वो फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलें जी व्यूअर्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।